बहुत दिन से भूल गए हैं, नहीं गए गांव देहात, ज़मीन किसी और ने ले लिया है, तो क्या कदम उठाना चाहिए? क्या बहनों का भी हक होता है, मतलब खेत कियारी पे, घर और पे, या केवल भाइयों? क्योंकि हमने जो सुना है कि भाई 2 भाई हैं, बहनों की शादी हो जाती है, भाई आपस में अपना समझ लेते हैं। किसी गार्जियन ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी बच्चों को और बच्चे उसके बाद केयर नहीं कर रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपर्टी फिर से ले सकते हैं पेरेंट्स? पंचायत के फैसले को कोई चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, और पंचायत का फैसला माना जाता है या नहीं जाता है? बिना कोर्ट गए क्या पारिवारिक विवाद सुलझाया जा सकता है और कैसे? हाँ बिल्कुल चंदन, बिल्कुल। दादा दादी की संपत्ति में पोतों का अधिकार बनता है क्या? कोर्ट में पैतृक संपत्ति का केस कितने साल मैक्सिमम चलता है या कितना मिनिमम से भी हो जाता है? आपने कितना देखा है कि यार देखें, खतौनी के अंदर या खसरे के अंदर नाम होने से टाइटलमेंट नहीं है, टाइटल नहीं देता आपको वो। भाई ये हो गया कि भाई ठीक है जी, ये इनके लोगों के नाम चढ़े, मैं कल को रेवेन्यू से कोई टैक्स की लायबिलिटी आएगी तो उन लोगों को पकड़ा जाएगा। कि अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। अच्छा, यू कैन नॉट क्लेम कि बहुत अवैध कॉलोनियाँ सरकार जब चाहती है गिरा देती है, लेकिन वो अवैध कॉलोनियों में बिजली, पानी, सीवर कैसे आ जाता बिना कानून के? उसी वक्त कानून क्यों नहीं मना कर देता? क्योंकि इससे तो बहुत लॉस होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति को कुछ भी खरीदने के पहले जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, किनका विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो किसी झांसे में ना पड़े? दो भाई हैं, एक भाई शहर में है और गांव जाता है तो गांव वाला भाई ये बोलता है कि भैया ये खेत आपको नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगा, तुम तो बाहर थे, और जबरदस्ती वो जमीन अपने नाम करवा लेता है दूसरा भाई। तो क्या आपके कानून में इसका कोई प्रावधान है सर, या कोई भी करवा सकता है किसी की भी जमीन? नहीं नहीं चंदन जी, ऐसा नहीं है। कानून में ये बहुत ऐसे बिल्कुल क्लियर कट प्रावधान है कि हम अपनी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर जो हमारे प्रोसीजर हैं ठीक और है। कानून के तहत ही वो ट्रांसफ़र हो सकती है। अब उसके लिए आपका फिजिकली वहाँ पर होना या नहीं होना कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपका भाई एक बॉम्बे में है और एक भाई गांव में है, हाँ। और वो किसी भी तरीके से बाय हुक या बाय कुक उसको अगर अपने नाम करा लेता है, इलीगली अगर अपने नाम करा लेता है, तो वो अवैध है। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है और कानून इसके लिए जो है पूरे प्रावधान है उसमें। आप उसको बिगर उसकी इच्छा से और बिगर उसके रजामंदी से आप उसको नाम नहीं करा सकते। लेकिन कई केस में सर देखिए, मैं भी गांव से हूँ और आप लगभग 15 से ज़्यादा सालों से आप केसेस देख रहे हैं ऐसे। हाँ जी। ये देखा गया है कि लोग खसरा खतौनी में नाम चढ़वा लेते हैं अपना। हाँ अच्छा, जी। लोगों हाँ को जी। लगता है गांव में कि भैया पेपर पे नाम चढ़ गया तो अब ये हट नहीं सकता और मेरी हाँ जमीन हाँ तो हाँ। गई। नहीं 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 चंदन जी, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि खतौनी में या खसरे में, या अगर आप इसको देखेंगे हमारे यहाँ पर जैसे इसको म्यूटेशन बोलते हैं, हाँ। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट उसकी बहुत सी ऐसी एपेक्स कोर्ट की हमारी जजमेंट्स हैं जो क्लियर करती हैं कि वो आपको इंटाइटल नहीं करता उसके टाइटल के लिए, लैंड के टाइटल के लिए। वो तो ठीक है, एक रेवेन्यू के रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाता है और वो इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस है, या चलो भाई किसी के संदर्भ में कोई चीज़ आनी है या जानी है, तो वो आपको नाम चढ़ जाता है रेवेन्यू टैक्सेस के लिए। अदरवाइज अगर आप ये कहते हैं कि उससे आपको उस संपत्ति पे अधिकार मिल जाता है या टाइटल का आपको स्वामित्व मिल जाता है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आप उसके लिए क्लेम करते हैं तो आपका वो अधिकार है। तो जिन व्यक्ति के साथ हुआ है, मान लीजिए बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ये होता है कि बहुत दिन से भूल गए हैं, नहीं गए गांव देहात, हाँ जी। जमीन किसी और ने ले लिया है, तो क्या कदम उठाना चाहिए? कहीं कुछ पत्र उत्तर उनको लिखना चाहिए या कैसे? नहीं देखें, ऐसा है कि अब अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं अगर आपको ऐसा आप गए वहाँ पर और अगर आपने पाया कि भाई क्योंकि आप बहुत टाइम से नहीं गए थे गांव में और आपकी एब्सेंस में किसी ने उस पर कब्जा कर लिया, या आप ये देखते हैं कि आपके किसी सगे संबंधी ने वो पटवारी को या किसी भी कंसर्न जो भी उसका जो ऑफिसर है उसको पैसे खिला के उसमें नाम चढ़वा दिया, तो आपके लिए सीधा है कि आप कोर्ट को अप्रोच करें। अच्छा। हाँ, और कोर्ट को अप्रोच करें और अपनी देखो क्या है कि बेसिकली हमारे को जो है जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है इनमें हमारा स्वामित्व होता है, या तो हमने खरीदी हो
ठीक है। या इनहेरिटेंस हमारे को मिली हो अपने दादा से, अपने पिताजी से, तो आप अगर उस चेन के साथ कि भाई मेरे फादर ये हैं और उनकी ये जमीन थी और उनके देहांत के बाद ये जो है हमारे भाइयों में और बहनों में सब में बराबर बंटनी चाहिए, तो आप उस हिसाब से प्रॉपर जुरिडिक्शन के साथ प्रॉपर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें आप इस केस को डालें। पार्टीशन के केस को डाल सकते हैं, उसमें आपको जो है न्योचित बंटवारा होगा आपकी जमीन का, और उसमें ये रेलिवेंसी कहीं पे भी काम नहीं आएगी कि जी उसने, और अगर किसी ने गलत करा है तो वो कोर्ट उसको रद्द कर देगी। अच्छा। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है कि जी गलत को कभी भी एडमिट, गलत, देखो ये बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं, कानून ये साफ कहता है कि जो गलत है वो स्टार्टिंग से और एंड तक गलत है, और वो गलत जो है वो रद्द करा जाता है, कैंसिल करा जाता है। उसी भी स्टे लग जाता है क्या? स्टे तो आपको, जो आप देखें, अगर आप इस विषय में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले तो हमारा काम ही होता है कि हम कोर्ट को जाके सेटिस्फाई करें अपने, जो अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ माय प्रॉपर्टी, अगर मैं उसके ये कहूँ कि भाई ये मेरे फादर साहब की थी या ये मेरे दादा से या हायरार्की में जिस तरीके से हमारे को मिली है, तो कोर्ट को अगर मैं प्राइमा फेसी सेटिस्फाई करता हूँ तो कोर्ट स्टे करती है। पहली डेट पे स्टे हम ले सकते हैं, इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हैं, बेसिकली हम उसको इंजंक्शन ऑर्डर बोलते हैं, जो इन रिस्पेक्ट ऑफ हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज के झगड़ों में होता है। तो उसके बाद ये है कि जो आदमी उस पर क्लेम कर रहा है झूठा, वो उसको बेच नहीं सकता, उस पर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता जब तक कि मेरा जो केस है वो न्यायालय में पेंडिंग है। तो इसमें एसडीएम डीएम भी कुछ हेल्प करते हैं? नहीं, देखो इसमें एसडीएम और डीएम के पास कोई बंटवारे का एज सच कोई इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट नहीं है। वो तो आपको उसकी क्या कहते हैं, रिसाइटल के विषय में आपको बता सकते हैं, उनके पास रिकॉर्ड होते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसके रिसाइटल बता सकते हैं कि जी ये पहले इसके पास थी, उसके बाद फिर इनके पास आई, इनके फादर के पास आई, और फिर इनके पास आनी चाहिए थी। तो उनके पास तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि भूमि का सारा जो है लेखा जोखा होता है, रिकॉर्ड होता है। अच्छा, कुछ गांव में क्या होता है ना, पुलिस से लोग बड़ा डरते हैं। हाँ जी, ठीक हाँ है। तो पुलिस का कितना रोल है? पुलिस ये सब करवा सकता है या नहीं चंदन जी, देखिए ये इस पे बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और मेरे को गांव का तो देखो थोड़ा सा ये है, बट अगर आप यहाँ शहरों में एक्सपोजर देखोगे तो पुलिस हाथ ही नहीं लगाती। अच्छा। जो भी, हाँ, प्रॉपर्टी के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, और वो सिविल डिस्प्यूट्स में जो है आपका पुलिस के पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा। और पुलिस ये कहती भी है, पुलिस तो देखें कई बार क्या होता है, पुलिस रिक्वेस्ट भी करती है, पुलिस समझाती है कि भाई अगर आपका जो भी क्लेम है आप शांति बनाए रखें, और भाई अपना जिसको भी जिस तरीके की ग्रीवेंसीज हैं आप अपना जाएं, कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएं और अपने झगड़े को सुलझाएं, बाकी यहाँ शांति बनाए रखें। अगर आप शांति नहीं भंग करते हो तो हम एक्शन लेंगे, अदरवाइज वो आपकी प्रॉपर्टी के झगड़े से रिलेटेड किसी भी प्रकार का ना ही कोई फैसला कर सकते, ना ही उनको कानून में कोई अधिकार है। क्या बात है, लेखपाल का किसी का अधिकार नहीं है। देखें, आप इस बात को समझें चंदन जी कि ये जो बंटवारा है ये सब जुडिशरी पावर है जो हमारी कोर्ट्स के पास है। ओके, ठीक है ना। तो जो कोर्ट के पास पावर है वो कोर्ट का काम है, जो पटवारी के पास पावर है वो पटवारी का, जो पुलिस, अब ये जो बंटवारे का या जो जुडिशरी की जो पावर है वो कोर्ट के पास है। अब बंटवारे को नियोजित ढंग से बांटना, उसके ऊपर मान लो कोई डिक्री या कोई ऑर्डर पास करना, पार्टीशन जो है निर्धारित करना, वो तो कोर्ट का काम है। या फिर ये है कि भाई आप म्यूचुअली अपना परिवार के लोग बैठ के इसको तय कर लें। अच्छा, कोर्ट के पास जो केस जाता है तो क्या उनका जजमेंट सबके लिए सेम है? मतलब किसी अधिकारी के अगर मान लीजिए कंप्लेंट चला गया तो भी वो वैसे ही लेता है एज अ विक्टिम? नहीं, मैं समझा नहीं। मान लीजिए कि किसी ने किसी पटवारी का जाके कंप्लेंट कर दिया, हाँ जी, कि जी इन्होंने घपलाबाजी किया है, तो कोर्ट क्या एज अ विक्टिम सबको लेता है, तुम सरकारी हो या नहीं हो? नहीं, देखो जी, कोर्ट की तो चंदन जी देखा है आपने, हम तो देखो खैर जो है ऑफिसर्स हैं, कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, और मुझे भी आज 17-18 साल हो गए प्रैक्टिस में, तो कोर्ट की आंखों पे तो पट्टी है। अच्छा। तो कोर्ट तो एविडेंस देखती है और उसको न्याय करना है, संविधान को मानना है, कानून को मानना है। अब उसमें कोई पटवारी हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, जिसने गलत करा है, जिसने गलती करी है, तो कोर्ट तो उसको एक सिरे से रद्द करती है। और अगर किसी ने किसी को खिलाकर पिलाकर, और भाई देखें, आप ये देखो ना कि एक आदमी की जमीन जायदाद जिस पे उसका पूरा जीवन आश्रित है,
अब वो किसी को अगर कोई 2 रुपए खिलाकर या कोई नियोजित तरीके से अगर उसको अपने नाम कर लेगा, तो ये कोर्ट में ऐसा नहीं है। कोर्ट तो बिल्कुल नियोजित फैसले देती है जी। ओके, हाँ, सवाल को दूसरी तरफ लेके चलते हैं। मान लीजिए 2 भाई या 2 बहन है, बिल्कुल। तो क्या बहनों का भी हक होता है, मतलब खेत कियारी पे, घर और पे, या केवल भाइयों? क्योंकि हमने जो सुना है कि भाई 2 भाई हैं, बहनों की शादी हो जाती है, भाई आपस में अपना समझ लेते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा है चंदन जी, मैं बताऊँ, ये आप बात कर रहे हैं जो हमारे समाज में है। बट अगर आप कानून की बात करें तो कानून तो अब बहन हो, भाई हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको बराबर अधिकार देता है संपत्ति पर। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारा एक सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2005 में। उसके बाद लड़कियों को कानून ने जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें भी समान अधिकार दिया। और उसके बाद उसको हमारी जो एपेक्स कोर्ट है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी उसको अफर्म करा। तो अब अगर मैं आपको बात करूं तो सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 2005 है, उसके बाद से तो हमारी बहनें, बेटियां, उनका बराबर का अधिकार है आपकी चल अचल संपत्ति पर, अच्छा। आपकी एग्रीकल्चर लैंड पर। अरे बाप रे। बिल्कुल क्लियर कट। अब वो कहीं मांगे नहीं मांगे, प्रेम भाव में आपको दे दें, हाँ। ये एक अलग बात। मतलब बहनों को तो ताकत मिलेगा, मान लो कि देखो, भाई ताकत दे चुकी है सरकार, अब तो ये आपके ऊपर है अगर आप अवेयर हैं हाँ, तो। बाकी अगर देखो पारिवारिक किस तरीके से ताना बाना, वो एक अलग बात है। अच्छा। हाँ, कानून ने उसको उनको अधिकार दे रखा है। तो मान लीजिए जिन बहनों को अपना हक चाहिए, हाँ जी। वो भी कोर्ट पे जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे? नहीं, एक्चुअली में देखें, अगर आप बात ये करें कि आज अगर मैं आपको, जैसे कि मैं फॉर एन एग्जांपल मैं दिल्ली की बात लूँ, भाई दिल्ली में अगर कोई झगड़ा इस तरीके का प्रॉपर्टी का झगड़ा है और वो एग्रीकल्चर लैंड का झगड़ा है, तो वो चाहे एग्रीकल्चर लैंड का झगड़ा है या चाहे उनकी मान लो अर्बन प्रॉपर्टी का झगड़ा है, तो उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां पर आप पार्टीशन सूट डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, पार्टीशन सूट डाल सकते हैं, ये सिविल रेमेडी है। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जी भाई मेरे भाइयों के पास या अभी उनके पास पोजीशन है, वो रह रहे हैं, या मान लो कोई रेंटल है या जो भी है, तो उस प्रॉपर्टी पे बहनें अगर उसमें अधिकार चाहती हैं, जो भी उनका हिस्सा है, प्रोपोर्शनेट हिस्सा जो भी होगा, तो वो पार्टीशन सूट डाल सकती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। अगर तहसील में जाते हैं तो बहुत सारे वकील मिलते हैं। ठीक है जी। अभी आप सिविल कोर्ट बोल रहे हैं, वैसे कितने कोर्ट होते हैं, तब मैं इसको ऐड करूं? नहीं, देखें, अभी तो अगर जब हम ये बात करते हैं ना कि प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टी के जो झगड़े हैं ये सिविल डिस्प्यूट्स हैं, वो सिविल पहली कोर्ट में बात जाएंगे। हाँ। तो अब जब मान लो अगर मेरा या किसी से किसी भाई का, बहन का या भाइयों का या परिवार के लोगों का झगड़ा किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, किसी जमीन से है, किसी भूखंड से है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन है। वो सिविल कोर्ट में ही वाद जो है वो चाहे तो हमारे गांव का हो और चाहे हमारे शहर का हो, तो वो हम सिविल जुरिडिक्शन में जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें हमारे को पार्टीशन का सूट डालना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा कहाँ जाता है? सिविल सूट। सिविल में क्या क्या आता है कि कौन कौन झगड़े सिविल में जाते हैं? देखें, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े हैं वो सब, वो अब आपके मान के चलें कि आपके पैसे के लेन देन के झगड़े हैं, कोई किसी को किसी ने विल करा दी है, विल के झगड़े हैं, आपके बैंक में किसी ने किसी के नाम पैसा करा दिया है, तो ये जो झगड़े हैं ये सारे सिविल माने जाते हैं। और बाकी तो हमारे जो लड़ाई के, झगड़े के, मार पिटाई, हत्या के, ये सब जो है आपको पता ही है, चोरी, ये सब फौजदारी मामले। तो जो हम अब बात कर रहे हैं, तो जो हमारे झगड़े हैं जो स्वामित्व से रिलेटेड हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जो हमारी जमीन जायदाद है, तो वो झगड़े तो चंदन जी सिविल कोर्ट्स में जाते हैं। तो ये चिट्ठी कोई भी वकील लिख सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि लिख कोई भी व्यक्ति सकता है, कोई वकील भी कर सकता है, बट आपको ये देखना चाहिए कि वकील जो है कॉम्पिटेंट हो और उस पर कुछ एक्सपीरियंस हो। क्योंकि देखें, क्या कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है क्योंकि देखें सभी लोग ही सक्षम होते हैं, पर क्योंकि स्टेक्स जो हैं हमारे भाई जमीन जायदाद के, तो यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना केस जो है किसी अनुभव व्यक्ति को दें, जिससे कि भाई हमारे को आगे जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो क्या जो चिट्ठी लिखी जाती है उसमें भी
वो है क्या कि लिखा कैसे जा रहा है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि मैं इस शब्द को बदलूंगा। चंदन जी, हमारे यहाँ चिट्ठी नहीं, हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो प्रॉपर वाद डालना पड़ता है। मतलब आपको प्रॉपर एक केस बनाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी, वो पूरा केस आपको बनाना पड़ेगा और केस बनाने के बाद जो है आपको वो डालना पड़ेगा। एक केस है मान हाँ जी, लीजिए, हाँ जी, एक केस आता है जिसके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ जी, वही केस जाता है जिसके पास 5 साल का है, हाँ जी। वही केस जाता है किसी 1 साल का है। तो इसका पैटर्न अलग-अलग है या जो एक्सपर्ट होगा उस केस को अलग तरीके से प्रेज़ेंट करेगा कोर्ट में? नहीं, देखें, अनुभव तो काम आता है। अच्छा। देखो चंदन जी, हाँ। अनुभव तो अब मैं आपको बताऊं कि ये तो एक बहुत अथाह सागर है। देखो, हाँ। जो ये वकालत है या जो कानून की जो नॉलेज है या हुँ। शिक्षा है, बहुत अथाह सागर है। तो अब ये तो देखो पर्सन टू पर्सन है। अब लोग जो है, लोगों की जैसी पॉकेट अलाउ करती है, जैसे झगड़े हैं। बाकी हाँ, मेरा ये कहना है कि अनुभव जिनके पास हो और जहां आप कंफर्टेबल हो, हुँ। तो प्रॉपर आदमी से आपको ये जो है, जो आप भी, कराइए तो हाँ, प्रॉपर। कराएं तो। क्योंकि हाँ। देखें, स्टेक्स ज़्यादा होते हैं, हुँ। लोगों के बहुत से इमोशंस जुड़े होते हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े बड़े हैं, क्यों जी? एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता है कि यार ये पता है, देखें कोर्ट अब, वाला हाँ, केस है या ऐसे ही समझा के हो सकता है? हाँ, देखो समझा के तो हो सकता है चंदन जी, बट जब कोर्ट कचहरी की बात तक आती है तो वो सब चीज़ें हो चुकी होती है, मैच्योर हो हाँ, चुकी होती हाँ, हैं, तभी हाँ। लोग कोर्ट को अप्रोच करते हैं। आजकल सर ना हर जगह वृद्धाश्रम बड़ा खुल रहा है, हाँ जी, ठीक है? और बहुत सारे मतलब हम वीडियो भी देखते हैं, लोग माँ-बाप को मारते हैं, गाली-गलौज देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो हमेशा ना टीवी, सिनेमा में दिखाया गया है कि प्रॉपर्टी ले लो, कभी कोई बल के से बाप का सिग्नेचर करवा लिया, किसी ने कुछ दे दिया। हम्म। तो अगर मान लीजिए कि किसी गार्जियन ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी बच्चों को और हम्म। बच्चे उसके बाद केयर नहीं कर रहे हैं हाँ या जी, तकलीफ दे रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपर्टी फिर से ले सकते हैं पेरेंट्स? हाँ, हाँ। देखिए, मैं बताऊँ चंदन जी, क्या है कि ऐसा कई बार ऐसा देखा गया हुँ, कि देखें, ये तो हमारा जो एक सोसाइटी का ताना-बाना है, आपको पता हुँ, ही है हुँ, कि एक समय के बाद जो है माँ-बाप आश्रित भी हो जाते हैं और भरोसा भी बहुत करते हैं। और वो बच्चों से सिर्फ़ क्या चाहते हैं, एक प्रेम और रिस्पेक्ट। तो ऐसे बहुत से ऐसे मामले देखे गए चंदन जी, जिसमें लोगों ने, जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, उन्होंने प्यार में, विश्वास से अपनी संपत्ति को, जो उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, अचल संपत्तियों को, जो कि उनके बुढ़ापे गए जीवन का आधार थी, उसको प्रेम से और अपना जो है वो उन बच्चों के नाम उन्होंने गिफ्ट डीड कर दी। हुँ, और गिफ्ट डीड करने के बाद उन्होंने ये पाते हैं कि भाई वो बच्चे जो हैं या बहुएं हैं या जो परिवार के लोग हैं, उनको वो उस तरीके का सम्मान नहीं दे रहे, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। और कई जगह तो ये देखा गया कि उनको उनके घरों से ही निकाल दिया गया। हुँ, मान सम्मान तो बहुत छोटी चीज़ थी, उनको खाना ना देना, उनका जो है मतलब जो कर्तव्यों का निर्वाह बच्चों को करना चाहिए था, जो प्रेम, जो इज़्ज़त जो उनको देनी चाहिए थी, वो ना देके, उन चीज़ों को ना करते हुए उनको घर से निकाल दिया। हुँ, तो हमारे यहाँ पर एक सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एक्ट है, जो 2007 में, उसके तहत जो है ये प्रावधान करा गया। और आपको मैं बताऊँ कि उसमें जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको ये अधिकार दिया गया कि भई आप अपने द्वारा करी हुई गिफ्ट डीड को भी रिवोक करा सकते हैं। अच्छा। अगर आप ये पाते हैं कि भई जिस विश्वास, जिस प्यार या जिस कर्तव्य का निर्वाह उनको करना चाहिए था, वो नहीं करते, और जो दायित्वों का निर्वाह उन्हें करना चाहिए था, वो बच्चे नहीं कर रहे और उनको और परेशानी हो गई है, तो वो प्रॉपरली अपने कंसर्न एसडीएम के यहाँ पर जाकर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाकर अपनी चिट्ठी दे सकते हैं, अपनी मुकदमे को डाल सकते हैं और उसको रिवोक करा सकते हैं, इवन उसको पुनः अपनी अचल संपत्ति को वापस पा सकते हैं। और ये सिर्फ इसी में प्रावधान है। अदरवाइज जब हम किसी को जर्नली अगर हम देखते हैं चंदन जी, अगर आप मान लो मुझे हुँ, कोई चीज़ गिफ्ट कर दें, हुँ, तो आप उसे रिवोक नहीं कर सकते, हुँ, आप पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकते। हुँ, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप हमारी कानून में लिया गया है और उससे उनको बड़ा, उसमें इतना ही नहीं है, हुँ, उसमें इनकी मेंटेनेंस का भी प्रावधान है। मतलब अगर बूढ़े माँ बाप हैं,
और अगर वो ये पाते हैं कि भाई उनका देख रहन और सहन सही तरीके से नहीं हो रहा, तो वो कोर्ट को ही कह सकते हैं, और उसमें जो है आपका जो ये बच्चे हैं इनका दायित्व है कि वो उनकी मेंटेनेंस का भी जो है प्रावधान करें। मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ वाले केस में है। जैसे हस्बैंड वाइफ वाले में हाँ। उसमें भी एक प्रावधान था, तो ये सेपरेट एक एक्ट बनाया गया क्योंकि इसका जो रेमेडी है, जो इसका डिस्पोजल है वो फास्ट है, क्योंकि एसडीएम साहब के पास होता है तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हो, बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, और उसमें छोटी छोटी डेट हैं, वो 2 या 3 बार का ही प्रेजेंटेशन होती है। तो आपको अगर आपका जो है मान लो आप सही हैं और आपके ग्रीवेंसेस बिल्कुल सच्चे हैं, तो लोग जो है वो इफेक्टिव ऑर्डर वहाँ से लाते हैं। अच्छा, इतना डराया क्यों गया है कोर्ट को लेके कि कोर्ट में जाओगे बड़ा लंबा चलेगा, ये होगा वो होगा, मतलब बड़ा अलग स्थिति है लोगों के मन नहीं, में। ऐसा है कि ये देखें, मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा हो जाता है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में देखें अब अभी अगर थोड़ा सा बर्डन है और लोगों में देखें अवेयरनेस है, तो लोग जो है पहले रिलक्टेंट थे, लोग पहले डरते भी थे, अब लोग जो है खुल के कोर्ट को अप्रोच करते हैं। जागरूकता आई है लोगों में अपने अधिकारों के प्रति भी या अपने राइट्स के प्रति, अगर कोई चीज़ है तो दबे नहीं रहते, तो वो उसमें। बट हमने ये भी देखा है कि सेम टाइम में डिस्पोजल भी जल्दी है, मतलब कई जगह है पर कई जगह डिस्पोजल भी हैं, और लोगों को अपने आप ये कह सकते हैं कि जो जिस तरीके की भाव लेकर गए थे तो उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। तो क्या सरकार इसको डिजिटल भी कर रही है? मान लीजिए कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट हो जहाँ जो लोग लॉग इन करके या सीएससी केंद्र को दे दें कि यहीं से आप फाइल कर सकते हो? नहीं, ऐसा देखें, जो फाइलिंग वगैरह का तो कोई ऐसे इंडिपेंडेंट अभी नहीं हमारी कोर्ट्स ने बनाया है। हाँ, अच्छा। यहाँ पर तो आपको इंडिपेंडेंटली ही तहसील जाना पड़ेगा। नहीं, आप कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। देखो कोर्ट के लिए एक्चुअली बेसिकली क्या है, जो चंदन जी आप बात कर रहे हैं, अगर मैं गांव देहात की भी बात करूं तो झगड़ों के निपटारे के लिए अगर मान लो मुझे पार्टीशन सूट ही डालना है अपने गांव की जमीन पे, लाल डोरे के मकान पे, या मुझे अपनी एग्रीकल्चर लैंड का झगड़ा है, तो उसके लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा। तहसील उसील नहीं? हाँ जी, तहसील तो आपको उसका, मैंने आपको बताया ना, उसके रिकॉर्ड के संदर्भ में आपको जानकारी देगी। अच्छा। तहसील के पास जुडिशियल पावर नहीं है। आपको मैं बताऊं तहसील बनाया क्यों गया था वैसे? देखिए, तहसील इसीलिए बनता है कि उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड को रखना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, जो स्कीम्स आ रही हैं उनको एंड पीपल तक, मतलब जो है अंतिम आदमी तक ले जाना, जो हमारा जो गांव का विकास है, तो वो उस सब के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर एसडीएम है, वहाँ पर तहसील है, वो इस तरीके से वो सिस्टम बनाया हुआ है। एक सर विडंबना और है, अगर आपके पास उसका है, जब किसी के हस्बैंड नहीं होते हैं और विडो हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो घर में अस्तर भी गिर जाता है और लोग वो वैल्यू नहीं देते जो पहले दिया करते हैं, और फाइनेंशियली भी बहुत वो वीक हो जाती है। तो क्या सरकार इनके लिए भी कुछ प्रावधान बनाया है उन महिलाओं के लिए? नहीं, देखें चंदन जी, अभी जैसे हमारे यहाँ पर भी जो विडो पेंशन है, बट वो बहुत नॉमिनल है, और यूपी सरकार ने भी अभी देखा विडो पेंशन है। अदरवाइज तो इस तरीके के जो मिनिमम प्रोविजंस हैं वो कानून में हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जो विडो पेंशन है, एक नॉमिनल अमाउंट है, वो दिया जाता है महीने के हिसाब से। अच्छा। हाँ, बाकी तो सच कोई वो बस वही, मतलब कोई हाँ, मतलब देखें पेंशन है, मतलब हाँ, नॉमिनल पेंशन्स हैं जो सभी राज्य और स्टेट सरकारें देती हैं। चलिए, कुछ सवाल हैं मेरे पास हाँ जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। तो सबसे पहले कि ना, क्या पंचायत का फैसला कानूनी रूप से मान्य है? क्योंकि बहुत क्या होता है कि 4 लोग 5 लोग मिले, क्योंकि सम टाइम क्या होता है, जजमेंटल हो जाता है। हाँ जी। कि भैया मान लो एक भाई है गांव में बहुत दिन से है, तो अब पंचायत में 3 लोग तो उसी के हैं। बिल्कुल, ये हुआ है बहुत पहले। हाँ जी। ठीक है, तो अब पंचायत ने क्या किया, फेवर दे दिया किसी एक को। हाँ जी। तो क्या पंचायत के फैसले को कोई चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, और पंचायत का फैसला माना जाता है या नहीं जाता है?
नहीं, एक्चुअली में क्या है चंदन जी, देखें अगर आप क्या होता है कि पंचायत को अगर आप ये कहें कि भाई मैं पंचायत के उस फैसले में शामिल नहीं होऊंगा, तो आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। पहली बात तो ये है, मतलब उस प्रोसीजर में या कि जी नहीं पंच फैसला ले रहे हैं और भाई आपको आना ही है और आप बाध्य हैं और आपको मानना है, तो ऐसा तो कानून में प्रावधान नहीं है। बट अगर आप ये कहें कि आप शामिल हो गए और फिर आप अगर उसको मान लेते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, बट उसमें भी देखें कानून में एक प्रावधान है कि कोई भी इस तरीके का समझौता, कोई भी इस तरीके की रजामंदी जो कि आपकी फ्री विल कंसेंट से नहीं ली गई, दबाव में, प्रेशर में या किसी कंपल्शन में, जब आप उस तरीके से अपने आप को पा रहे थे कि जहां पर आप स्वतंत्र नहीं थे, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और पंचायत के फैसले को भी लोग चैलेंज करते हैं जहां वो ये पाते हैं कि भाई मेरी बात जो है प्रॉपरली नहीं सुनी गई या उस फैसले के संदर्भ में मैं उस समय जो है मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो ऐसा है, आप तो कानून, हाँ, कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर, बिल्कुल मतलब, हाँ, बिल्कुल जा सकते। अगेन वही सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिना कोर्ट गए क्या पारिवारिक विवाद सुलझाया जा सकता है और कैसे? हाँ बिल्कुल चंदन जी, बिल्कुल। हमारी कोर्ट ने, आप मानेंगे नहीं, हमारी कोर्ट्स फैमिली जो डिस्प्यूट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बहुत नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जिसमें इनको जो है वेटेज दी है। अगर जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बात कहूँ कि हमारे 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, उनका कोई अपना पैतृक संपत्ति से जो है रिलेटेड कोई झगड़ा है और अगर वो उसको सुलझाते हैं और घर में बैठ के ही उसको कोई फैमिली समझौता कर लेते हैं, तो वो कानून में मान्य है। अच्छा, हाँ जी, कानून उसको वेटेज देती है। अब उसमें आप उसको किसी भी तरीके से माने, उसमें आप जो है किसी भी तरीके से भाई लोग समझौता करें और वो समझौता जो है मान्य होता है और कोर्ट उसको जो है वो वैलिड करती है और पूर्ण वेटेज देती है। मतलब ये वो बोलती है कि भैया पहले आपस में आप लोग बैठो, समझा लो, कोर्ट हाँ, के पास अगर आप मत करते आओ। हैं, हाँ, बिल्कुल, अगर आप कर, हाँ, अगर उसके बाद आप कर भी लेते हैं, अगर कोई ऐसा समझौता जो पारिवारिक समझौता पारिवारिक लोगों के अंदर होता है, सदस्यों के बीच में होता है, उनकी रजामंदी से होता है, तो उसको कोर्ट में मान्यता दी जाती है। यानी अब मिला जुला कि ये है कि कोई किसी की प्रॉपर्टी ले नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना देखें उसके, आप, बिल्कुल हाँ, चंदन हाँ, जी, हाँ। आपकी इच्छा, आपकी कंसेंट, आपकी नॉलेज के बगैर आपकी चल अचल संपत्ति को कोई भी नहीं ले सकता, और वो भले से कितने दिन भी दूर रहे, ये मैटर नहीं करता है। देखें चंदन जी, अब ये विषय और थोड़ा सा घूम जाएगा कि हाँ, जैसे मैं आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं अब एक हाँ, चीज का, हाँ, कि जैसे 2 भाई हैं और एक भाई जो हैं वो फॉर एन एग्जांपल कि ये घर में रह रहे हैं और एक भाई बाहर रह रहे हैं, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो क्या हम ये कहें कि भाई जो वो भाई रह रहा है वो भाई ये क्लेम कर दे कि क्योंकि भाई मैं तो 20-30 साल से रह रहा हूं तो मैं ही इसका अधिकारी हो गया? कब्जा करवा लेते हैं सर। कब्जा करवा लेते हैं, तो वो कब्जा नहीं माना जाएगा, वो अवैध है। अच्छा। वो कब्जा कानून में अवैध है। आप एज ए लाइसेंसी, या हम ये कह सकते हैं कि आप एज ए को ओनर उसमें रह रहे थे, चाहे आप पूरे घर में ही रह रहे थे। मतलब बेसिकली मैं आपको अगर कानून की लैंग्वेज में बताऊं तो एक तो होता है फिजिकल पोजीशन और एक होता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। उसमें क्या होता है कि क्योंकि आपका भी उसमें स्वामित्व है और आप मान लो रह रहे हैं बंबई और वो घर है दिल्ली, तो मेरा भी उसमें कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में हूं, मैं भी, मेरा स्वामित्व है उसमें, मेरा कब्जा भी है उसमें, कानून ये मानता है। तो हाँ, तो इसीलिए आप किसी ने कंस्ट्रक्शन करवा लिया उसी पे? अरे देखें, वो तो फिर उसका नुकसान है, नुकसान है। फिर अब आपको मिलेगा। चलो, बहनों की बात हो गई, दादा दादी की संपत्ति में पोतों का अधिकार बनता है क्या? हाँ बिल्कुल बनता है जी। दादा दादी की संपत्ति में पौधों का, ये जो अपने पोतों का या पोतियों का बिल्कुल अधिकार है। अच्छा, हाँ ये जी, भी कानून ये भी कोई एक्ट है? हाँ जी, कानून एक्ट नहीं है, लॉ में है, उसमें आपको भी जो है प्रोपोर्शनेट में मिलेगा। जैसे थोड़ा अगर जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, भाई दादा लाई जिसे बोलते हैं, फोर फादर से आई, कि दादा के भी पिता से आई, फिर दादा को आई, दादा से पिता को आई, पिता से मुझे आई। अब उस टाइम अगर मैं भी हूं और मेरे पिताजी भी हैं और दादा, तो वो दादा के बाद जो है वो उस प्रोपोर्शनेट में मेरे को और मेरे पिता को मिलेगी। मतलब मेरे पिताजी भी नहीं ले सकते मुझसे उसे। अच्छा। हाँ जी, जो दादा लाई है।
ओके। हाँ जी, मतलब जो वो- एंसेस्टर प्रॉपर्टी हाँ। है वो बेसिकली वो एक बहुत डिटेल का वो है हमारा टॉपिक। समझ वो गया। हाँ जी, आप समझे, उसमें ये है हम्म। कि जहां पर उसको मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि उस स्टेज पे मैं और मेरे पिता सेम जगह खड़े होते हैं। वो प्रोपोर्शनेट कुछ भी हो सकता है। समझ गया। हाँ जी, जो क्योंकि वो दादा की, हमारे पिता की स्वयं की अर्जित नहीं है, हम्म। फोर फादर की है, तो वो उसी पैटर्न से बटेगी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल, उसमें मेरा भी अधिकार है। हाँ, जो जैसे हमारे पिता ने स्वयं अर्जित करी है तो उन पे उनका पूर्ण अधिकार है। वो अपने मतलब अपने पुत्र को दें, नहीं दें, किसी को दें, दान करें या बाद में मिले उन्हें। हम्म। बट जो हमारी दादालाई संपत्ति है, जो फोर फादर से आती है, उस संपत्ति पे पोते और पोती का भी समान अधिकार है जैसे उनके पिता का है। अरे हाँ जी, बिल्कुल। इतनी सारी चीजें लेकिन पता नहीं लोगों को। देखो, अब ये तो खैर है हाँ? अवेयरनेस से। कोर्ट में पैतृक संपत्ति का केस कितने साल मैक्सिमम चलता है या कितना मिनिमम से भी हो जाता है? आपने कितना देखा है कि यार इतने कम में भी मैंने देखा है क्लियर हो गया है और इतने सालों से भी चल रहा है? नहीं, देखें, अगर आप अब की अगर मैं आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं चंदन जी, तो डिस्पोजल थोड़ा सा स्पीडी है। फास्ट हुआ है। हाँ जी, स्पीडी है। और ये है कि देखें 1 साल में, क्योंकि देखें ये इस तरीके के झगड़े होते हैं कि रिकॉर्ड्स लाने हैं, तो और कोर्ट को भी आपको पता है ओवरबर्डन होती हैं, तो मतलब आप ये माने कि 3 से 4 साल में आपको रिजल्ट मिल जाता है। ये फास्टेस्ट है हाँ, मतलब देखें, ये तो फास्टेस्ट है। या मैं इसको नॉर्मल पहले बहुत लंबे चलते थे, अब अच्छा। अब थोड़ी अवेयरनेस है। ठीक है। हाँ जी। एक और है, पैतृक जमीन का बंटवारा रजिस्ट्री के बिना मान्य है या नहीं? पहले क्या पैतृक होता था? संपत्ति का, पहले हाँ क्या जी, होता था कि मान लो घर है, हाँ जी, अब 5 घर बना है, उसमें कुछ खेत है, कुछ बगिया उगिया है, तो लोग क्या करते थे कि चलो ये बाग तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, और एक आपस में चिट्ठी बना के साइन कर लिया। ठीक है जी। उसे मौखिक समझौता कहते थे हमारे यहाँ, हाँ, या हाँ, मौखिक कह लो, या हाँ, वो तो खैर अगर चिट्ठी बन गई तो वो रिटर्न हो गया जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मान्य है चंदन जी। अच्छा, मौखिक मान्य है। मौखिक भी मान्य है। अच्छा। हाँ जी, ये जो कि ओरल सेटलमेंट है, जो कि हमारे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब उदाहरण की बात करते हैं कि मान लो 4 बाग हैं या 5 बाग हैं और 4 भाई हैं, तो उन्होंने एक बाग आ गया जी, एक बाग फालतू है, और उन्होंने 3 भाइयों ने डिसाइड करा कि नहीं यार, ये बाग भी जो है वो छोटे भाई को दे दो, तो लीगली तो देखो बटना चाहिए था भाई, सवा सवा आना चाहिए। बट अगर आप लोग अपनी रजामंदी से, स्वेच्छा से, फैमिली सेटलमेंट के तहत अगर आप वो हिस्सा अपने किसी भी भाई को देते हैं, फालतू देते हैं, तो मान्य है। कानून तो देखो फिर बांटेगा सवा सवा। तो अगर ये चिट्ठी बना रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, हाँ जी, तो स्टैम्प पेपर बनाना चाहिए या वाइट पेपर? कल को मतलब मान लो कोई उसमें से स्मार्ट निकला, हाँ जी, कोई स्मार्ट निकला और उसको थोड़ा कानूनी दांव पेच आता है, हाँ जी, उसको लगता है कि पेपर ही तो है, मैं चैलेंज कर लूंगा जाके, हाँ जी, तो कोर्ट, आपने क्या कहा, वो अंधा है, वो पेपर मांगेगा। हाँ जी, तो अब पेपर अगर मांगेगा तो क्या ये बिना स्टैम्प का पेपर, हाँ जी, जिसमें 4 भाइयों का वो लिखा हुआ है, सिग्नेचर है, वो मानेगा या बोलेगा स्टैम्प पेपर कहाँ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई स्टैम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी देखिए कॉन्शियसनेस है। अगर आपको लगता है तो जितना अच्छा हो हम कराएं। हम अगर लिखतम कोई समझौता है तो हम उसको नोटराइज तो कराएं, हम उसको रजिस्टर्ड भी होती हैं, फैमिली सेटलमेंट रजिस्टर्ड हो जाती हैं। क्योंकि सर ना, अगर ये नहीं कराएंगे तो खसरा खतौनी में किसी का नाम नहीं चढ़ेगा ना। नहीं चंदन जी, ये फैमिली सेटलमेंट जो मौखिक सेटलमेंट है, अगर हम इनको रिड्यूस इनटू राइटिंग करते हैं, मतलब अगर हम मान लो कोई पत्र पे पर्ची बना ले, तो हम अगर उसको, अब हम 2 बातें अब करें कि अगर वो मान लो नोटराइज नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो मान्य है, और अगर वो नोटराइज होकर रजिस्टर्ड हो जाए तो भी मान्य है। तो अब जो नोटराइज नहीं मतलब है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको अवैध नहीं कह सकते अगर वो मान लो रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो पर्ची कहीं तो जमा करना पड़ेगा तहसील में। नहीं, आप ना भी करें। हाँ, अगर आप जो बात कर रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई क्योंकि अब हमारा इस तरीके का बंटवारा हो गया हाँ, है, वो दिख जाए भाई है इंटरनेट ना, पे। और उसी हिसाब से फिर वो खतौनी में और उसको रजिस्टर्ड हाँ, कर दो, हाँ। तो वो मान्य है। आपके उस बेस पे
वो पटवारी जो है उसको एक्नॉलेज भी करेगा और उसके हिसाब से वो उसमें दाखिल खारिज कर सकता है। तो मतलब बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आपका प्रश्न है चंदन जी, कि ये जो हमारी फैमिली सेटलमेंट है, चाहे वो मौखिक हो चाहे रिटर्न हो, तो इसको क्योंकि हमारी जो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने भी जो है उसको वेटेज दी है, तो उस तरीके से भी हम अपनी जो है इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। उसके लिए उसका रजिस्टर्ड होना कोई आवश्यक नहीं है। एक और बर्निंग सवाल है सर, आया है, अगर कोई भाई खेती का जमीन बेच दे तो क्या बाकी भाइयों को उसका हक मिलता है? नहीं देखें, अब या विषय, पहले बात बेच सकता है कि नहीं, हाँ देखें, तब अभी उस पे आते हैं। अभी अभी विषय है कि बेच सकता है या नहीं, तो देखो उसका आंसर है कि नहीं। लेकिन बहुत लोग बेच दिए हैं सर। हाँ, अब देखें अब जो बेच दिए हैं तो उसका तो देखें अब दो तरीके हैं। एक तो सिविल रेमेडी है कि जी हम डैमेजेस क्लेम करें, भाई जो हमारे को नुकसान हुआ है। एक तरीका ये भी है कि हम उस पर क्रिमिनल कंप्लेंट डालें, क्योंकि उसने वो एक, देखें, वो जब तक काम, वो तो फिर एक, आप ये कह सकते हो ना कि गैर कानूनी काम करा है, उसने चिटिंग करी है, अमानत में ख्यानत करी है, इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहेंगे ना, कि भाई 4 आदमियों की संपत्ति थी, आपको पता है कि भाई मेरे भाइयों का भी अधिकार है, तो आपने चिटिंग करी, फ्रॉड करा मेरे साथ, तो उसके फिर हमारे पास तो देखें, फिर जो आईपीसी है, जो हमारे इंडियन पेनल कोड है, उसके तहत भी हम जो है उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकते हैं, सिविल मुकदमा डाल के उससे डैमेजेस भी ले सकते हैं। और अगर आप ये कहें कि वो बेच रहा है या बेचने वाला है, तो हम तुरंत ही सिविल कोर्ट को अप्रोच करके इंजंक्शन ले सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, स्टे करा सकते हैं। वो नहीं बेच सकता। अगर देखें संपत्ति पर अगर सभी भाइयों का समान अधिकार है और उनको इनहेरिटेंस अपने पिता के देहांत के पश्चात वो संपत्तियां उनको मिली हैं, तो वो संपत्ति, तो फिर वो जो भी उसके लीगल हेयर्स हैं उनका समान हिस्सा है उसमें, और वो नियोजित तरीके से उसका बंटवारा तभी है जब वो सबकी रजामंदी से सबको मिले। अगर इसके अलावा जो भी कोई आदमी कोई कृत्य करता है या कोई भी एक्शन लेता है, उसको बेचने की कोशिश करता है, तो वो सब गैर कानूनी है चंदन जी। अच्छा, बीच में सर मैंने ये देखा था, सुना था कि अगर मान लीजिए कि आप 2-3 भाई हैं और पिताजी नहीं है, माताजी भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक सरकार उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है आपके खेत को, ऐसा है? नहीं, ऐसा या नहीं। आपको म्यूचुअली करना पड़ता है? देखें, आपको तो ये है कि फिर अगर आपने टाइमली बताया हो, कई लोग आपने देखा होगा, ऐसा भी हमारा खुद का, हमारी जमीन जायदाद है इधर ही गाजियाबाद के क्षेत्र में हमारा भी लगता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो क्या होता है कि देखें अपना जो लीगल हेयर्स की जो है वो दे देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं पटवारी को, तो वो पटवारी तब भी नहीं करता जी। देखें, खतौनी के अंदर या खसरे के अंदर नाम होने से इंटाइटलमेंट नहीं है, टाइटल नहीं देता आपको वो। भाई ये हो गया कि भाई ठीक है जी, ये इनके लोगों के नाम चढ़े हुए, कल को रेवेन्यू से कोई टैक्स की लाइबिलिटी आएगी तो उन लोगों को पकड़ा जाएगा। अच्छा। हाँ, कि भैया ये पैसा जो है इसके अगेंस्ट में बनता है, ये टैक्सेस हैं या ये जो भी आप जमा कराओ। एक केस गांव का ही है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि उनके माँ और बाप दोनों लोग कहीं चले गए, दिमागी रूप से ठीक नहीं थे। हाँ जी। ठीक है। और फिर ये हुआ कि 7 साल तक अगर ये नहीं मिलेंगे तो अगर आपने एफआईआर कराया है हाँ तो जी, इनको हाँ जी, कानूनी मृत घोषित कर देंगे। हाँ बिल्कुल, 7 साल का प्रावधान है मृत जी। घोषित करने के बाद फिर आप उनका क्रियाकर्म करके, हाँ जी, ठीक नहीं है, क्रियाक्रम तो खैर जब मिले ही नहीं। हाँ तो लोग ने ठीक है, सेटिस्फेक्शन है ना, हाँ एक जी, अपना सेटिस्फेक्शन है, राइट। अब वो करा के मान लो उन्होंने प्रॉपर्टी नाम करा ली, ठीक है जी, तो अब जब प्रॉपर्टी नाम कराने जाते हैं हाँ तो जी। पटवारी कुछ पूछते हैं उनसे, किस बेसिस पे वो कर देंगे नाम, क्योंकि नहीं पूछेंगे ना। देखें, ऐसा है कि इसमें सवाल समझ गए आप? हाँ हाँ चंदन ठीक जी, है। बेसिकली क्या है मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ पे ना क्या है कि जब लीगली जब आदमी जो अनट्रेसेबल होते हैं और वो मान लो ट्रेस नहीं हो रहे, तो फिर इसमें ये है कि हम एक एफआईआर करते हैं, पुलिस कोशिश करती है और पुलिस फिर जो है वो एडवर्टाइजमेंट को चस्पा करती है लापता वाले को, उसके बाद फिर पुलिस उसको क्लोज कर देती है। और फिर जो हमारे कानून में प्रावधान है कि हम फिर 7 साल तक उसका वो पीरियड है, जब वो 7 साल के बाद मैच्योर हो जाता है तो हमारे को कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है।
कोर्ट को अप्रोच करके हमारे को कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ऑर्डर लेना पड़ता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कि जी ये आदमी इस तारीख से मिसिंग था, हमने प्रॉपर एक्शन लिया, एफआईआर हुई, इसका मिसिंग की जो है रिपोर्ट दर्ज हुई और आज इसको जी 7 साल हो गए हैं, तो कानून के तहत इसको जो है वो मृत घोषित करा जाए या मृत, इसको लीगली डाइड माना जाए। ठीक है जी। तो कोर्ट जो है उसमें फिर जो है अपने एविडेंसों को कलेक्ट करके और उसके अनुसार जो है उसको ऑर्डर पास करती है। जब वो ऑर्डर पास हो जाता है तो आप उस ऑर्डर को लेकर जो भी कंसर्न पटवारी है, अगर आप उसको देंगे कि जी ये हमारे पिता थे या वट जो भी वो मनुष्य है कि जी ये इनका देहांत हो गया और इनको लीगली मृत घोषित कर दिया गया कोर्ट ने बाय ऑर्डर सो एंड सो, और हम लोग जो है इनके लीगल वारिस हैं जी, तो हमको ये प्रॉपर्टी का जो है नियोजित बंटवारा या हमारे नाम इस प्रॉपर्टी को चढ़ा दिया जाए, तो वो करेगा। वो कानून का ऐसा है कि वो तो फिर कोर्ट ने ऑर्डर ही पास कर दिया। और लेकिन कुछ देखा गया है कि वो 13वीं वाले कार्ड पे भी हो जाता है, प्रधान लिख के देते हैं तो भी हो जाता है। नहीं ऐसा अब वो देखें, ऐसा है कि आप हो जाता है ना, नहीं वो कानून में नहीं है, हो जाता है। देखें अब ऐसे तो बहुत रिचुअल्स हैं, हाँ। बहुत चीजें हैं, बहुत सी ऐसे समाधान हैं जो हो रहे हैं, रोजमर्रा जिंदगी में हो रहे हैं। पर अगर आप कानून की बात करेंगे कि वो तेरामी के आपने तेरामी कर ली, तेरामी से उसको मृत घोषित कर दिया गया, तो लीगली ऐसा नहीं है। देखें आप मानना नहीं मानना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हो तो कोई भी चैलेंज कर सकता है। हाँ अगर देखें ये तो वो मृत है ही नहीं, जो आदमी मिसिंग है, और अगर आप 13 दिन के बाद या मान लो और 2 महीने के बाद भी आप ये मान लें कि वो मृत है, तो वो कानून में मृत नहीं है। अब मान लो नाम चढ़ गया, नहीं चढ़, देखें जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आपने कहा कि नाम चढ़ना जस्ट एक वो है, बिल्कुल। देखें नहीं ऐसा भी हुआ है कई बार, देखें चंदन जी, हम तो खैर कोर्टों में ऐसे भी कई केस हैं जहां पर आपने एक आदमी ने दूसरे आदमी को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को मकान बेच दिया, है ना। तो ये अब आप ये कहें कि जी ये तो 4 में बिक गया तो अब ये गलत सही हो गया है, ऐसा थोड़ी है। गलत तो गलत शुरू से ही गलत है। वो बिक कैसे जाता है सर, एक रजिस्ट्री 4 बार कैसे हो जाती है? देखें अब ये क्या है कि अब तो ये पॉसिबल नहीं है, अब नहीं है। हाँ पहले देखें अब तो बड़ा रिकॉर्ड है और डिजिटल रिकॉर्ड है अब तो, खैर जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट है पहले। अच्छा ये एक बात और भी थी, मैं बताऊं चंदन जी, ये आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ना हमारे यहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनियां हैं। अच्छा लोग क्या करते हैं कि कुछ में तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं अभी अलाउ है, रजिस्ट्री बंद कर रखी होती है, तो वो वहां पर क्या होता है कि ये नोटरी से और एफिडेविट फॉर्म में जो है ये अपना जीपीए पे मकान बेच देते हैं। अब वो जीपीए पे मकान बेचने से, क्योंकि उसकी रेलिवेंसी जो है उसके रिकॉर्ड तो बन नहीं रहे, भाई कॉम्पिटेंट जो आपकी अथॉरिटी है, जो रजिस्ट्रार है हमारा, उसके पास तो कोई वेयर अबाउट्स है नहीं, उनके रिकॉर्ड है नहीं, तो वो 1 को बेको 2 को बेको, तो वो फिर जो है इसी वजह से चंदन जी 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सूर्य लैंप की बहुत लैंडमार्क जजमेंट थी, जिसमें ये कह दिया गया था कि अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। अच्छा, यू कैन नॉट क्लेम, अगर आप ये कहें कि जी मैंने तो एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जी और इसने मुझे बेच दी या ले ली, वो मान्य ही नहीं है, आप उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करा सकते। ये 2000 कब से है? 2011 में सूर्य लैंप की जजमेंट है ये इसी वजह से क्या करते थे लोग, रेवेन्यू की चोरी के चक्कर में कि भाई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, अरे तू जीपीए पे बेच दी। अब वो 2 बातें हुई उसमें, एक तो सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ और दूसरा जो है कि फ्लड आ गया डिस्प्यूट्स का, तू उसको बेच तू उसको बेच, तो वो बड़ी अच्छी एक लैंडमार्क जजमेंट हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पास करी। पैतृक संपत्ति को बांटने का सबसे तेज कानूनी तरीका कौन सा है? देखें सबसे तेज तरीका तो ये है कि हम आपसी बंटवारा रजामंदी से कर लें घर बैठ के, उससे तेज कुछ नहीं है। देखें जो आपसी देखो रजामंदी आप मानेंगे नहीं, अभी हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से एक डायरेक्शन पास करी कि भाई जो पारिवारिक जो मतभेद और डिस्प्यूट्स हैं उनको दोबारा मीडिएशन में रेफर करो, फिर दोबारा से उनको पुनः कोशिश करी जाए कि इनको सेटल करा जाए, क्योंकि ये मानती हैं, कोर्ट्स भी मानती हैं कि भाई ये आपसी मतभेद हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, खून के रिश्ते हैं, तो बजाय इनको धक्के, तो वो ऐसा चलता है। पर अगर देखें अगर नहीं होता तो फिर न्यायालय में आना पड़ता है, देखें अपने राइट्स के लिए लोगों को पार्टीशन सूट डालने पड़ते हैं।
बहुत सही और सटीक आपने जवाब सर दिया। एक सवाल मेरे मन में शुरू से, क्या जब मैं जानकार हो गया तब से है, कि बहुत अवैध कॉलोनियां सरकार जब चाहती है गिरा देती है, हाँ जी। लेकिन वो अवैध कॉलोनियों में बिजली, पानी, सीवर कैसे आ जाता बिना कानून के? उसी वक्त कानून क्यों नहीं मना कर देता? क्योंकि इससे तो बहुत लॉस होता है। तो इसकी कहानी क्या है? नहीं देखें, अब ये मेरा विषय नहीं है चंदन जी, बट क्या है कि आप देख रहे मैं हैं हम। आपका हाँ ओपिनियन देखें, चाहता हाँ हूँ। हाँ। देखें चंदन जी, एक्चुअली क्या है कि बेसिकली अगर आप इसको ये देखेंगे ना, तो जुडिशरी का और जो हमारी कार्यपालिका का सबका अलग अलग रोल है। ठीक है जी। और ये तो बाद में जब पता लगता है कि ये अवैध है, अब आपने देखा होगा, आप लोग, हम लोग तो इसी एरिया में रह रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलीगल काम का, खादर पे जमीन बेच दी, जिसपे एग्रीकल्चर आपका जो है वन विभाग की जमीनें बेच दी लोगों ने। तो और उसमें क्या है नुकसान, देखो जो आम आदमी है जिसने बहुत पैसे कहीं से लाया। अच्छा देखें, मैं आपको फिर वही बात आ जाएगी कि कोई अवैध कॉलोनी में बिजली की व्यवस्था हो गई या पानी की व्यवस्था हो गई, तो उससे वो कॉलोनी जो अवैध है वो रेगुलराइज नहीं हो सकती। आप ये कहें कि ये कोर्ट में कोई पक्ष नहीं, ये कोई दलील नहीं चल सकती कि जी इसमें बिजली या पानी हाँ, आ मतलब गया, बिजली तो सरकारी दी होगी। है ना। हाँ मतलब हाँ। देखें, आप अभी मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे कि एक ने कहा कि जी सर इसका जो है अवैध है, पर हमको जो है ना सैंक्शन लेटर है जी हमारे पास, एमसीडी में 2 मंजिल मकान या 3 मंजिल मकान बनना है, मकान बन गया 5 मंजिल, और वो कह रहे जी 5 तो बन गया है, पर सर हमारे पास तो ये जो है इसका सेक्शन लेटर है। तो कोर्ट ये कह रही है कि भाई अब क्योंकि आपने मिली भगत कर ली किसी ऑफिसर के साथ और आपने उसका जो है सैंक्शन लेटर लिया है, इट डजेंट मीन कि जी अब ये वैध हो गई। जो अच्छा। अवैध तो अवैध है। हाँ, जो भाई तीन हाँ। भाई 3 मंजिला आपके लिए मान के चलें परमिसेबल है, और आपने कहीं सांठ गांठ कर ली और आपने उसे 4 मंजिल बना लिया, 4 मंजिल का सैंक्शन लेटर भी है आपके पास, तो इट डजेंट मीन कि जी वो वैध हो गई, वो तो अवैध ही है। अब वो ठीक है, कंसर्न ऑफिसर को जो भी क्या एक्शन? वो हाँ। एक्शन होगा, बट देखें आप ये नहीं कह सकते, कोर्ट के अंदर ये दलील कभी भी नहीं चलती कि जी ये गलत तो कई टाइम से चला आ रहा है, तो जब वो नोटिस में आएगा कोर्ट के, कोर्ट उसको उसी टाइम रद्द करेगी। जैसे बीच में जैसे बहुत सारे लखनऊ में और हर जगह बुलडोजर चला, तो ये तो मुझे लगता है बहुत पुरानी चीज़ें होंगी। अब सरकार जब एक्शन में आई है कि भाई देखो इसकी वजह से अतिक्रमण हो रहा है, हाँ हाँ या हाँ। तो देखें मैं आपको चंदन जी, ये खैर ये फिर एक विषय जो है, बट मैं आपको फिर भी मैं एक बात एक बताऊं, जनरल जो हमें हाँ पर्सनल हाँ नॉलेज हाँ। है। आप ये मान के चलें कि सरकार बहुत ये कोशिश करती है, और ये पहले से ही सब नोटिफाई होती हैं प्रॉपर्टीज। उनको ही पता होता है। बिल्कुल, ये आप ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आप देखेंगे, इनमें से 90-95% वो प्रॉपर्टीज हैं जिन पे पहले ही नोटिस नोटिफाई हो चुकी होती हैं, बुक हो चुकी होती हैं। वो बात ठीक है कि वो किसी भी कारण से उस पर एक्शन उस टाइम नहीं लिया गया होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि देखें जो अवैध है वो सबको नजरों में आता ही है। अब वो प्रॉम्प्टली कब एक्शन लिया जाए, फिर लोग उसको आपको पता है विभिन्न तरीकों से जोड़ लेते हैं। मैं समझ गया, और हाँ हाँ। बिल्कुल सही। एक नॉर्मल व्यक्ति को कुछ भी खरीदने के पहले जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, किनका विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो किसी झांसे में ना पड़े? देखें चंदन जी, सबसे पहले तो मेरा अपना मानना ये है कि हमको उस ज़मीन से रिलेटेड जो भी, एक तो हमें प्रॉपर्टी के कागज़ों को, जो भी वकील लोग हैं या जो उसके जानकार हैं, उनसे कागज़ों का जो टाइटल सर्च, जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक्स वगैरह कराते हैं, और उसकी जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उनको देखना चाहिए कि भाई जिससे हम खरीद रहे हैं उसको कैसे, किस प्रकार स्वामित्व मिला है, और इसकी चेन ऑफ रिसाइटल कैसे है कि भाई वहाँ से कैसे आया। तो ये कुछ अवेयरनेस आदमी को, क्योंकि देखें आप, ये तो आप जानते हैं आज के टाइम कितनी महंगाई है, तो हार्ड एंड मनी है, तो वो ये जरूर आदमी को उसको खरीदते हुए अवेयरनेस होनी चाहिए। ये ओके। हाँ, और आप और देखें भाई ये थोड़ा सा खर्चा होता है, और कोई प्रोफेशनल्स की भी इसमें मदद लेनी चाहिए लोगों को।
एक और सवाल है, उसके बाद थोड़ा आपके बारे में जानेंगे और पॉडकास्ट को एंड करेंगे सर, कि कैश जब बैंक इन्वॉल्व होता है हाँ जी। तो बैंक पैसा भी देता है और हमारे लिए क्या क्या कर देता है वो? नहीं, मैं तो ये कहूँगा चंदन जी कि हमें प्रॉपर्टी में लोन लेना ही चाहिए। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि जो काम हमें करना है वो बैंक करता है। तो एक, क्योंकि देखें अभी हम तो लोग जो काफ़ी हमारे जो वकील लोग हैं लीगल जो इसमें हैं, हम लोग तो टाइटल सर्च करते हैं बैंक के लिए। तो बैंक क्या करता है कि बैंक जब आपको लोन देगा तो बैंक उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में टाइटल सर्च कराता है, अपने को सेटिस्फाई करता है बिफोर रिम्बर्समेंट ऑफ बैंक ये आपका लोन। तो आप उसको, मैं तो कहता हूँ लोगों से कि 10-20% या 50% जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप उस पर लोन लो, तो वो आप सिक्योर हो जाते हो इनडायरेक्टली। आपको ऑडिट हो जाता है वो। ऑडिट हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाती है प्रॉपर्टी की हाँ। टाइटल। तो ऐसा, क्योंकि देंगे बैंक भाई सब लोग बिजनेस करने बैठे हैं, बैंक करते हैं, और बैंक जो है बहुत श्रूड होते हैं और अपने हिसाब से उसको जो है वो जब भी उसको आपको विड्रॉ करते हैं, रिमिट करते हैं अमाउंट, जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। अच्छा, एक और सर इसी में चलो ऐड हो रहा है, कभी अगर कोई सेगमेंट नया बन रहा है, कोई एरिया नया डेवलप हो रहा है, हाँ जी, तो उसका सर्कल रेट कुछ और होता है पर स्क्वायर फीट, बिल्कुल जी। धीरे धीरे बढ़ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का सर्कल रेट एक ही जैसा होता है, तो भाव बढ़ता किसका, कौन बढ़ाता है? नहीं, ऐसा है कि अब आप ये विषय ऐसा है, इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो चंदन जी फर्क है। आप दिल्ली में अगर हम देखते हैं, दिल्ली में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि सर्कल रेट जो है वो 10 टाइम्स कम है, और मार्केट रेट जो है वो, भाई देखें ये तो मार्केट है, मार्केट में जो भाव, और यूपी में हम ये कई बार ये देखा गया है कि सर्कल रेट जो है वो ज़्यादा होता है, मार्केट रेट कम होता है प्रॉपर्टी का। तो ये तो इवैल्यूएशन करती हैं जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो टाइमली देखें उसको बढ़ाती भी हैं, जैसे जैसे एप्रिसिएशन हो रहा है आजकल आप देख ही रहे हैं। बट हाँ, फिर भी सरकारों की तरफ से तो बहुत नॉमिनली रखा जाता है जो प्राइजेज है, मार्केट के रेट तो हमेशा ही हायर ही होते तो हैं। मतलब ये मार्केट बनाता है सर्कल रेट ना? हाँ बिल्कुल, देखें जी, डिमांड सप्लाई का पूरा बिल्कुल, या सेगमेंट हाँ है। लोकेशन कैसी है, जगह हाँ। का क्या है, तो वो चीज़ें तो मैटर करती हैं। ठीक है, अब सर थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे, कितने साल का आपका ये प्रैक्टिस है, हाँ जी। और अभी आप क्या क्या देखते हैं, किस टाइप के केसेस आपके पास आते हैं, क्योंकि आप कॉर्पोरेट लॉयर भी हैं, हाँ जी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपने मैं बारे में। चंदन जी, मैंने 2009 में ज्वाइन करा था इस प्रोफेशन को, अच्छा। और उसके बाद मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। मैं जो है बेसिकली मेरा जो पोर्टफोलियो है वो, मैं सिविल में प्रैक्टिस करता हूँ। सिविल डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी के, रिकवरी के, आर्बिट्रेशंस के केसेस करता हूँ। और मैं जो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं तो मैं उनका कॉरपोरेट का जो है सारा मैनेज करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी तरीके के एग्रीमेंट्स हैं, तो जस्ट टू इजी द बिजनेस, तो उस तरीके से मैं अपनी सेवाएं देता हूँ लीगली। तो लगभग आप 2009 से कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे को लगभग आज 17-18 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। अच्छा, हाँ। तो आप किस कोर्ट में बैठते, मतलब ये दिल्ली में ही? हाँ, मैं दिल्ली में ही, मेरा ग्रेटर कैलाश में ऑफिस है। अच्छा। और बाकी हम अब तो देखें बाइफर्केशन की वजह से सारी कोर्ट्स में, अब हमारे 8-9 कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट में भी नेशनल कमीशन है, यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय भी यहीं पर है। तो जिस प्रकार के भी केसेस होते हैं, बाकी मेन हमारा जो है, हम सिविल मैटर्स में, वो प्रॉपर्टी के हों, विल के हों, आर्बिट्रेशंस के आजकल बहुत मैटर्स हैं, क्योंकि मेनली क्योंकि कोर्ट्स भी उसको प्रमोट करती है कि भाई कोई इजी मैकेनिज्म आए डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस का। तो उस तरीके के हैं, 138 के केसेस हैं काफ़ी। और कॉन्ट्रैक्ट्स में आजकल कॉरपोरेट में काफ़ी है कि हम ये चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को कि पहले से ही उसको ईज कर दिया जाए कि भाई बाद में बेसिकली ये है कि हाँ कि वो जो रिस्क को डिटेक्ट करा जाए कि भाई कम से कम परेशानी हो, और बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्जीक्यूशन है, तो वो स्मूथ हो, बजाय कि लिटिगेशन में और उसमें पड़े। तो उस तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे लेबर लॉ है, भाई कंपनीज को क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी चाहिए, या लेबर के क्या अधिकार हैं, और कंपनियों को क्या क्या देना चाहिए,
तो उसे ईज आ जाता है देखें बिजनेस करने में, क्योंकि बिजनेसमैन को, मेरा अपना मानना है कि बिजनेसमैन को चाहिए कि वो बिजनेस की तरफ ध्यान दे बजाय लिटिगेशन में। और क्योंकि आपको पता ही है आजकल इस तरीके का सिनेरियो है, बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो इसी वजह से ख़त्म हो रहे हैं कि लोगों की पेमेंट फंस जाती हैं और इजीली रिकवरेबल नहीं है। अच्छा, फ्लो ख़त्म हो जाता है जो हमने लोगों से सीखा है बिजनेसमैन कम्युनिटी से। तो उस तब के लिए देखें अभी जो हमारे टाइम में रहते अब आप ये देखें कि कमर्शियल कोर्ट्स बनाती हैं तो बहुत इजी हो गया, बहुत स्पीडी ट्रायल है, बड़े 1-1 करोड़ के 50-50 लाख के रिकवरी के सूट्स हैं। पहले टाइम ज़्यादा लग जाता था, अब कमर्शियल कोर्ट्स बन गई हैं दिल्ली में तो बड़ा स्पीडी है, बड़ा उसका इस तरीके का मैकेनिज्म है कि बहुत स्टार्टिंग से ही वो शेड्यूल को बना देते हैं और रिलीफ मिलता है लोगों को। देखो जिसका जो वैलिड क्लेम है वो उसको टाइम से मिल जाए। 138 के केसेस कर रहे हैं इस तरीके का। बहुत बहुत शानदार सर, और बहुत ही ग्रेट। मान लीजिए कोई आपसे सुझाव अगर लेना चाहे और आपसे समझना चाहे प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह या कोई इंस्टाग्राम या कुछ ऐसा है जहाँ हेल्प करते हैं आप? हाँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो है लीगल इन्फॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए, हाँ जी, तो लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई नॉलेज चाहिए हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉ एंड क्वेरीज, तो वो अवेलेबल है। ग्रेट सर, बाकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये पहला एक पॉडकास्ट होगा जो कोर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे हुआ है। हाँ, सभी एंगलों को हमने यहाँ कवर करने की कोशिश किया है, इमोशनल एंगल को, भाई के एंगल को, बहन के, माँ बाप को। कोई अगर एंगल बचा हो तो प्लीज आप उसको कवर कर दे, जो मैं ना पूछ पाया हूँ आपसे, जो आपको लगता है ये जानना चाहिए। नहीं देखें, अब चंदन जी मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि आपने ये टॉपिक लिया, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बहुत लोग देखें, हम भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कई बार लोगों को कुछ चीज़ें पता भी होती हैं, नहीं भी पता होती, तो कई जगह बहुत नुकसान भी लोगों ने उठाया है। बट आज का जो देखें कानून है बड़ा स्पष्ट है। तो बेसिकली ये इस तरीके का अब प्रावधान है, जैसे कि आपने कहा कि भाई एक तो पहली बात तो ये है कि भाई सबको अधिकार है, सब बराबर हैं। अब लड़का लड़की माँ बाप सब बराबर हैं, और पैतृक संपत्ति हो या जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जो बहनों का है, वो दूसरा आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया कि फैमिली सेटलमेंट, तो उसको भी देखें पूर्ण वेटेज है लॉ में। अगर भाई लोग जो परिवार के सदस्य मिलके कोई किसी प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं तो मान्य है। तो और तीसरा ये था कि इसमें आपने देखें लगभग सब चीजें हमने कंप्लीट करी है। हाँ, बाकी तो देखें अगर कोई ऐसा ग्रीवेंसेस है और आपको लगता है कि भाई नहीं, आपको जो है संपूर्ण रूप से समाधान नहीं मिल रहा, तो फिर तो आप देखें जी कोर्ट जाएं और सिंपल सी बात है, पार्टीशन सूट डालें। एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि जवाब बहुत लोगों को मिल जाएगा। मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ, माँ बाप है, हाँ जी, कोई बेटा चला गया बाहर कमाया और अपने पैसे से प्रॉपर्टी बना लिया, हाँ जी, तो क्या भाई उस पर हक जता सकते हैं या उसका इंडिविजुअल है? नहीं, वो नाम किसके है? उसके नाम से है, अपने नाम से लिया है वो। हाँ, तो फिर लेकिन लोगों को कहना है यार कि अभी हम एक में हैं, चाहे जो प्रॉपर्टी बनाए सबका है। देखें आप ऐसा नहीं चंदन जी, देखें आप देखें, अभी ये एक फर्क है कि इमोशंस के साथ लॉ नहीं चलता। ओके, है ना? लॉ में अगर आपके नाम पर कोई संपत्ति है तो वो आपकी है, बात खत्म। बिल्कुल। अभी बेनामी संपत्ति एक्ट हमारी इसका भी प्रावधान है। उसमें कई बार ऐसे झगड़े हो जाते थे कि जी ये ली तो मिलकर थी और हमारे फादर के पैसे थे, या मैंने इसे बनाने में बहुत पैसे लगा दिए, तो कोर्ट उनको नहीं मानती जी। कोर्ट ये मानती है कि ये है किसके नाम। अगर आपने पैसे लगाकर भी मान के चलो अपने भाई के नाम, तो इसका मतलब बेनामी संपत्ति होगी, इसका मतलब तो आप कहीं ना कहीं फिर अदर मीन्स के तहत ये कर रहे थे। भाई आपके पास थी, पैसे भी थे और आपने ले ली फलाना फलाने के नाम, तो वो सबको जो है कोर्ट जो है उसको मान्यता नहीं देती। कोर्ट ये कहती है कि जी जिसके नाम है उसी की है वो प्रॉपर्टी। हाँ जी, चाहे वो पैसे कोई ला के दे, किसी ने दिए हो, माँ ने दिए हो, बाप ने दिए हो, बनाने में आपने पैसे दिए हो, तो अगर आप ये कहते हैं कि जी ये संपत्ति आपने मान लो गांव में ली है, घर में ली है,
और कोई आपको ये इमोशनली ब्लैकमेल करे या आपको ये कहे कि नहीं भाई क्योंकि अभी हम सब साथ हैं, तो आप साथ तो देखो चंदन जी भले ही हैं, पर अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम है, रजिस्ट्री आपके नाम है, तो उस पे स्वामित्व भी 100% आपका है। एक और हम डिस्कस किए थे, नॉमिनीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ, वो पॉइंट, हाँ। तो अच्छा, नॉमिनीज का भी ये क्या है चंदन जी, हमारे यहाँ पर अब ये जो हमारी आरबीआई ने भी और बहुत प्रमोट करा है इसको, बैंक्स ने भी अब इसको मैंडेटरी कर दिया है कि भाई आप जो है नॉमिनी बनाएं अकाउंट्स में। हाँ, ठीक है। अब कई जगह ऐसा देखा गया कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक भाई कहीं रह रहा है, एक भाई माता पिता के साथ रह रहा है, तो भाई जो साथ रह रहा है, जब माँ का या पिता का कोई अकाउंट खुला तो उसमें नॉमिनी जो अवेलेबल था वो नॉमिनी बन गया। अब नॉमिनी बनने के बाद कल को मानने चलें कि पिता की उम्र पूरी हो गई, तो उसके बाद ये डिस्प्यूट हो गया कि जो पैसे खा गया, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि जी मैं नॉमिनी हूं तो ये तो मेरे कोई फादर ने कर दी थी। मतलब बेसिकली जो नॉमिनी है वो विल नहीं है, नॉमिनी जो है वो आप एक ट्रस्टी हो। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की हजारों जजमेंट्स हैं जो कहती है कि नॉमिनी जो है वो ट्रस्टी है उस संपत्ति का, और उसका दायित्व है कि उस आदमी के देहांत के पश्चात वो उसका वही नियोजित बंटवारा करे जैसा वो चाहता था, या उसके लीगल हेयर्स को दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि कई बार नॉमिनी नौकर को भी बना दिया गया, किसी क्लर्क को बना दिया, अपने किसी नौकर को, मान लो आप ऑफिस में है, बैंक में हो, दुकान पर हो, तो उसका ये फर्ज बनता है कि भाई वो उस पैसे का बंटवारा उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनमें नियोजित तरीके से करे। उसका कोई उस पर अधिकार नहीं है, ना ही कानून कोई अधिकार उसे देता है, नॉमिनी का कोई अधिकार नहीं है। वो एक ट्रस्टी है उस पे, जिसका कर्तव्य है कि वो उसका नियोजित बंटवारा करे। बहुत लोग हैं, अब आप देखें नंबर ऑफ ऐसे केसेस है कि जी वो नॉमिनी था बांट गए। नॉमिनी और विल में फर्क है। विल तो ये होता है कि हाँ भाई इसी का राइट है, विल जो है वो समहाउ उस आदमी को मतलब उसको राइट दे देती है, बट विल, ये जो नॉमिनी है ये तो एक ट्रस्टी है, या तो वसीयत लिखा हो, हाँ वसीयत लिखी हो उसी से है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ वो बैंक अकाउंट के भी मान लो मेंशन कर दी कि भाई ये मेरे फलाने को मिलनी चाहिए। अगर ऐसी कोई वसीयत नहीं है और सिर्फ नॉमिनी है या मेरा भाई नॉमिनी है, तो उसका एक कर्तव्य है कि वो जो भी संदर्भ में उनकी अगर उसने पैसे खर्च कर दिए तो देखिए, अगर पैसे खर्च कर दिए तो कानून में, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि वो अमानत में ख़यानत है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। मतलब कि मैंने आपको कोई सामान आपके पास रखा इससे कि भाई कभी होगा तो ये व्यक्ति ये भी तो कह सकता है कि मैंने दवा कराया, ये किया, खर्चा नहीं किया। देखें, ये तो ये आप कंपनसेट, अपने माँ बाप की सेवा को कभी कंपनसेट थोड़ी करोगे। आपने दवा दी, दारू दी, अरे उन्होंने आपको पैदा करा, तो नहीं फायदेमंद कुछ लोगों के लिए नहीं चंदन जी देखें, ये देखो, ये तो ये सौभाग्य की बात है कि आपको सेवा का मौका मिला अपने माँ बाप। क्यों जी, अब आप कहेंगे मैं उसको इनकैश करूंगा, तो ये तो देखो 100 माइंड्स 100 पीपल्स तो वाली बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी अच्छा रहा। बहुत हम जनरल वे में हमने सवाल पूछा, आपने बहुत सरलता से, सहजता से जवाब दिया, जो कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग पसंद करेंगे। और अगर 50 कमेंट पार्ट 2 लिख के आ गया, और पार्ट 2 के आगे ये लिख के आ गया किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, तो फिर हम पॉडकास्ट करेंगे। मतलब 50 कमेंट पार्ट 2 और पार्ट 2 किस पे चाहिए ये लिख के आ गया, इट मीन्स कि यहां तक लोगों ने पूरा वीडियो देखा, ठीक है, और सीखा। और प्लीज आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इस पॉडकास्ट में को इन्फॉर्मेशन के तौर पे बनाया गया है, और आप उसको वैसे ही लेना, और आप जरूर ये बताना कि आपको ऐसी कौन सी धारा या कौन सी ऐसी चीजें थी जो नहीं पता थी, इस पॉडकास्ट में आपको पता चला। तो बस सपोर्ट करते रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आऊं जहां आप समय दें तो कुछ मिले आपको, ये ना हो कि यार समय भी चला गया, क्या ये लोग इधर उधर की बातें किए। तो मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कानून से बच कर ही बंटवारा खुद कर लीजिए बैठ के। नमस्कार। नमस्कार।